नमस्कार, मैं दिनेश पाठक और एक बार फिर हाजिर हूं करंट अफेयर्स की श्रृंखला लेकर। हम आप युवाओं के लिए हर बार कुछ ऐसी जानकारियां लेकर आने की कोशिश करते हैं जो आपकी प्रतियोगी परीक्षाओं में काम आ सकें और आप अपनी मंजिल तक पहुंच सकें। इसमें मैं अगर आपके किसी भी काम आ सकूं तो आप निसंकोच मुझसे संपर्क कर सकते हैं। जुड़ने के लिए आप डिस्क्रिप्शन में दिए गए लिंक्स पर जाकर क्लिक करें या फिर कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। चलिए अब शुरू करते हैं आज का ये ताजा अंक। और सबसे पहले आज के इस अंक में हम बात करेंगे आंध्र प्रदेश सरकार के एक बड़े और महत्वपूर्ण फैसले की। आंध्र प्रदेश सरकार ने 13 नए जिलों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। हालांकि इसकी पूरी प्रक्रिया होनी अभी बाकी है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अप्रैल में तेलुगु नए साल तक सभी प्रक्रियाएं पूरी की जानी है। 13 नए जिलों के बनने के बाद आंध्र प्रदेश में कुल 26 जिले हो जाएंगे। 24 लोकसभा क्षेत्रों को जिलों में बदला जा रहा है। विशाखापत्तनम में अराकू लोकसभा क्षेत्र भी शामिल है, जिसे 2 जिलों में बांट दिया जाएगा। नए जिलों के नाम मान्यम, अल्लूरी सीताराम राजू, अनाकापल्ली, काकीनाडा, कोनासीमा, एलुरु, एनटीआर, बापटिया, पलनाडु, नंदयाल, श्री सत्यसाई, अन्नामया, श्री बालाजी हैं। अब ये तो आपने जान ही लिया कि आंध्र प्रदेश को 13 नए जिले मिलने जा रहे हैं, लेकिन अब इससे जुड़े कुछ और सवाल हैं जिन्हें हमें जान लेना चाहिए। जैसे ये जिले कैसे बनते हैं, ये क्यों बनाए जाते हैं, केंद्र सरकार की क्या भूमिका है, आदि तमाम सवाल हैं। आइए इस पर बात करते हैं। नया जिला बनाने की शक्ति राज्य सरकार के हाथ में होती है। ये या तो राज्य विधानसभा में एक कानून पारित करके या एक कोई एग्जीक्यूटिव ऑर्डर के माध्यम से नए जिले बना दिए जाते हैं। राज्य सरकारें कार्यालय राजपत्र में अधिसूचना भी पारित कर सकती हैं। राज्य सरकारों के अनुसार यदि जिले छोटे हों तो प्रशासन करना आसान होता है। ऐसा माना जाता है कि छोटी इकाइयां होंगी तो पब्लिक की ज्यादा मदद की जा सकती है। छोटे और ज्यादा जिलों का मतलब है कम आबादी में ज्यादा अफसर, लोगों की शिकायतों का आसानी से समाधान, योजना का क्रियान्वयन और निधि अंतरण आसान हो जाता है, काम काज आसान हो जाता है। नए जिले बनाने में केंद्र सरकार की कोई भूमिका नहीं है। गृह मंत्रालय तभी शामिल होता है, केंद्रीय गृह मंत्रालय तभी शामिल होता है जब राज्य सरकार किसी रेलवे स्टेशन का नाम बदलना चाहती है। आपका जज्बा, जिम्मेदारी, पहरेदारी अनमोल है। आप देश की रक्षा करते हैं, घर परिवार छोड़कर सुदूर बर्फ के पहाड़ों, जंगलों, रेगिस्तानों में भटकते हैं हमारे लिए। आप हैं तो हम हैं। ऐसे में कुछ फर्ज हमारा भी है। आपके बच्चे हमारे लिए खास हैं। हम उन्हें स्कॉलरशिप देंगे, सुरक्षित माहौल में गुणवत्तापूर्ण शिक्षा देंगे, उनका भविष्य संवारेंगे। आप देश के सैनिकों के लिए हम इतना तो कर ही सकते हैं। हम हैं महर्षि यूनिवर्सिटी। अब बात अगली खबर की। एयर इंडिया को अब पूरी तरह से टाटा सन्स को सौंप दिया गया है। इससे पहले लगातार ये खबरें पहुंच रही थी कि आप तक कि एयर इंडिया को टाटा सन्स ने खरीद लिया है, लेकिन अब एयर इंडिया का प्रबंधन व नियंत्रण पूरी तरह से टाटा सन्स के पास आ गया है। टाटा सन्स की ओनरशिप वाली सहायक कंपनी टेलेस द्वारा एयर इंडिया साइट्स, एयरपोर्ट और एयर इंडिया एक्सप्रेस का अधिग्रहण किया गया है। इससे पहले एयर इंडिया केंद्र सरकार के पास थी, भारत सरकार के पास थी। एयर इंडिया एक्सप्रेस मुख्य रूप से घरेलू अनुसूचित हवाई यात्री परिवहन सेवा, एयर कार्गो परिवहन सेवाएं और अंतर्राष्ट्रीय अनुसूचित हवाई यात्री परिवहन सेवा प्रदान करने के व्यवसाय में कार्यरत है। वहीं एयर इंडिया साइट्स एयरपोर्ट सर्विसेज दिल्ली, हैदराबाद, बेंगलुरु और तिरुवनंतपुरम के हवाई अड्डों पर ग्राउंड हैंडलिंग सेवाएं प्रदान करती है। यह बेंगलुरु हवाई अड्डे पर कार्गो हैंडलिंग सेवाएं भी प्रदान करता रहा है। एयर इंडिया का अधिग्रहण एयर इंडिया एक्सप्रेस, एयर इंडिया साइट्स में केंद्र की हिस्सेदारी खरीदने के लिए टाटा समूह ने अक्टूबर 2021 में केंद्र सरकार के साथ एक शेयर खरीद समझौता किया। इसके बाद टाटा समूह को लेटर ऑफ इंटेंट जारी किया गया। टाटा सन्स की सहायक कंपनी टेलेस विनिवेश प्रक्रिया के तहत एयर इंडिया के लिए सबसे अधिक बोली लगाने वाली कंपनी बनकर सामने आई।
टेलेस ने केंद्र की 100% इक्विटी हिस्सेदारी के लिए 18,000 करोड़ रुपए की बोली लगाई। 18,000 करोड़ में से टेलेस 15,300 करोड़ रुपए अपने पास रखेगा, जबकि शेष का भुगतान केंद्र सरकार को कैश कंपोनेंट के रूप में किया जाएगा। अब बात होगी शिवांगी सिंह की, जिनकी 26 जनवरी के बाद लगातार चर्चा हो रही है। वो लगातार चर्चा में और क्यों हो रही है, चलिए हम आपको बताते हैं। 73वें गणतंत्र दिवस पर देश भर में जोश का माहौल देखने को मिला। वहीं राजपथ पर दुनिया ने भारत की सांस्कृतिक, आर्थिक, सैन्य ताकत को देखा। राजपथ पर कई राज्यों की झांकियों के अलावा सैन्य बलों की परेड ने सबका ध्यान अपनी ओर खींचा। वहीं इस बीच परेड में देश की नारी शक्ति की झलक भी देखने को मिली। भारतीय वायुसेना की महिला फाइटर पायलट शिवांगी सिंह ने पूरे देश का ध्यान अपनी तरफ खींचा। दरअसल शिवांगी सिंह देश की पहली और इकलौती पायलट हैं जिन्होंने रफाल फाइटर प्लेन में उड़ान भरी। इस बार फ्लाइट लेफ्टिनेंट शिवांगी सिंह ने इंडियन एयरफोर्स की झांकी में हिस्सा लिया। इससे पहले पिछले साल फ्लाइट लेफ्टिनेंट भावना कंठ भारतीय वायुसेना की झांकी में शामिल होने वाली इकलौती महिला फाइटर पायलट थी। शिवांगी सिंह रफाल के अलावा MiG-21 बाइसन विमान भी उड़ा चुकी हैं और भारतीय वायुसेना की गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा हैं। शिवांगी सिंह जिस गोल्डन एरो स्क्वाड्रन का हिस्सा है उसके बारे में भी थोड़ी जानकारी कर लेते हैं। यह पंजाब के अंबाला में बेस्ड है। इस स्क्वाड्रन को 2016 में डसाल्ट राफेल जेट के साथ पुनर्जीवित किया गया। राजधानी की रक्षा के लिए 1965 के भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान इसे दिल्ली ले जाया गया था। इस स्क्वाड्रन को 1988 में प्रेसिडेंट्स स्टैंडर्ड अवार्ड मिला था। 1951 में हार्वर्ड IIB वायुयानों ने इस स्क्वाड्रन में भाग लिया। 1955 में डी हैविलैंड एम्पायर ने स्क्वाड्रन में भाग लिया। 1957 में हॉकर हंटर ने इस स्क्वाड्रन में भाग लिया। 1975 में इसमें MiG-21 था। 2019 के बाद में इसमें राफेल को शामिल किया गया है। और अब अंत में बात करेंगे हम बिटकॉइन और अल सल्वाडोर की, जो लगातार चर्चा में बने हुए हैं। अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड ने हाल ही में अल सल्वाडोर से बिटकॉइन की कानूनी स्थिति को हटाने के लिए कहा है। चलिए पहले इस पूरे मामले को समझते हैं। सितंबर 2021 में अल सल्वाडोर उपभोक्ताओं को क्रिप्टो मुद्राओं का उपयोग करने की अनुमति देने वाला पहला देश बन गया था दुनिया का। पूरे देश में डर पैदा हो गया कि बिटकॉइन देश में महंगाई और अस्थिरता ला सकता है। IMF ने अल सल्वाडोर को चेतावनी दी है कि अगर लैटिन अमेरिकी देश ने बिटकॉइन की कानूनी स्थिति को नहीं हटाया तो उसे अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऋण प्राप्त करना बहुत मुश्किल होगा। IMF के अनुसार अल सल्वाडोर बिटकॉइन को वैध बनाकर फाइनेंशियल इंस्टेबिलिटी का सामना करना पड़ सकता है। साथ ही IMF का विचार है कि बिटकॉइन एक विवादास्पद मुद्रा है और इसमें बड़े पैमाने पर उतार चढ़ाव हो सकता है। अल सल्वाडोर में बिटकॉइन को वैध बनाने के बाद क्या हुआ यह भी जानना जरूरी है, जिससे आपको यह समझना आसान होगा कि इसे वैध बनाने के क्या फायदे क्या नुकसान है। बिटकॉइन अब अल सल्वाडोर में अपना आधा मूल्य खो चुका, मतलब जैसी आशंका थी वो साबित हो चुका है कुछ ही महीनों में। नवंबर 2021 में बिटकॉइन $67,734 पर ट्रेड कर रहा था। जनवरी 2022 में इसकी वैल्यू $37,000 पर ट्रेड कर रहा है। अल सल्वाडोर इस कदम से बटा हुआ है। आधी आबादी इस कदम के खिलाफ है। देश ने शुरुआत के रूप में बिटकॉइन में $30 मुफ्त में प्रदान किए। बहुत से नागरिक बिटकॉइन और इसके उपयोग से अभी भी अनजान हैं। वहीं विश्व बैंक भी अल सल्वाडोर में बिटकॉइन को दिए गए कानूनी दर्जे का विरोध किया है। विश्व बैंक ने वैधीकरण शुरू होने से पहले ही देश को चेतावनी दी थी, लेकिन बावजूद इसके इसे वहां वैध घोषित किया गया और अंजाम दुनिया के सामने है। तो आज के इस अंक में मेरे साथ बस इतना ही। तमाम सारी जानकारियों के लिए आप जुड़े रहिए हमारे साथ और मुझे दीजिए इजाजत। धन्यवाद, नमस्कार।